sir. So if you remember our yesterday's lecture, what we were discussing? Total amount of energy associated with the liquid. Am I correct? Yes. Can you see me? That how many types of energies are associated with the moving liquid? Nas? बहते हुए माए के साथ कितने किस्म के एनर्जीज रहते? आर यू गेटिंग मी? टू कल पढ़ाया था ना? When a liquid is moving from one place to the another place or through a tube or through the pipe, then three types of energies are associated with the moving bodies, with the moving fluid. How many? Kinetic energy, potential energy, and third one is pressure energy. Do you remember now? Yes. So now, after having seen that three types of energies are associated with the moving liquid, depending on the energies of the liquid, one of the most important article of this particular chapter and most important article from the examination point of view that we are going to deal here today is the Bernoulli's theorem. Okay? And this Bernoulli's theorem and its practical applications we are going to see here today. Now Bernoulli's theorem. This theorem was given by the Swiss engineer Daniel Bernoulli. ये थ्योरम किसके ताल्लुक से है? पहले अनम्यूट करके बोलते रहिए शबीनाज, किसके ताल्लुक से है ये थ्योरम? बहते हुए माए के साथ लगी हुई तवानाइयों के वास्ते। बहते हुए माए के साथ कितनी किस्म की तवानाई, कितने किस्म की एनर्जी है? तीन। कौन कौन सी? काइनेटिक, पोटेंशियल और तीसरी प्रेशर एनर्जी। यस, तो ये तीनों एनर्जीज को मिला के एक लिक्विड की एनर्जी रहती। तो इन एनर्जीज के ऊपर एक थ्योरम दिया साइंटिस्ट बर्नौली ने, और वो थ्योरम कहलाता बर्नौलीज थ्योरम। ये साइंटिस्ट कहां से बिलोंग करता था? स्विस से। स्विस इंजीनियर डैनियल ब्राउनिल हैज गिवन दिस लॉ या दिस थ्योरम इन 1738 व्हिच स्टेट्स दैट, क्या स्टेटमेंट है इस थ्योरम की? टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड flowing from one point to the another point without any fraction remain constant throughout the displacement. क्या बोल रहा हो? ये टोटल मास के साथ, टोटल लिक्विड जो है उसकी टोटल मास के साथ जब लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह विदाउट फ्रिक्शन जाता तो हर जगह उसकी मास कितनी रहती? हर जगह उसकी एनर्जी कितनी रहती? कांस्टेंट रहती। मिसाल के तौर पे 1 फीट या 10 फीट पाइप है, इधर से पानी जा रहा है, इधर से पानी निकल रहा, तो आप पहले जहां से पानी दाखिल हो रहा वहां पर भी अगर जितनी पानी की मास है उसकी टोटल एनर्जी लिए तो वो भी इवन रहेंगी। बीच में कहीं तो भी जब उन्हें जाएगा पाइप के बीच बीच जाएगा वहां पे भी गिनेंगे एनर्जी तो भी इवन ही रहेंगी, और दूसरे हिस्से पे भी गिनेंगी तो कैसी रहेंगी? इवन ही रहेंगी। मतलब बोलने का ये कि अगर पानी को बहते वक्त, आइडियल लॉ है ये, आइडियल थ्योरम है कि अगर बहते वक्त किसी किस्म का फ्रिक्शन नहीं है, दबावा नहीं है, कटावा नहीं है, कुछ कर रहे नहीं है, रुका रहे नहीं है, सामने मुंह को ऐसी उंगली लगा के प्रेशर ला रहे नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो पूरे माए जब कोई माए बहता है और बहते वक्त किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं है तो उसके साथ लगने वाली टोटल एनर्जी पूरे के पूरे डिस्प्लेसमेंट है, मतलब पाइप के यहां से लेके यहां तक कहीं पर भी कौन से भी हिस्से पे गिने तो टोटल एनर्जी ऑफ द मूविंग लिक्विड रिमेन constant. And this statement is called as what? Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem. And now in order to
अब ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं ऐसा लिखूं क्या? अच्छा, टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड रिमेन कांस्टेंट बोले तो टोटल एनर्जी किस किस का मजमुआ रहती? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी potential और energy, pressure energy. हाँ, तो ऐसा लिखूं कि इस ऊपर की जो स्टेटमेंट है ये लाल कलर की, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट विदाउट एनी फ्रैक्शन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट को ऐसा लिखूंगा मैं मैथमेटिकली, पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस Kinetic इज energy, इक्वल टू constant. कांस्टेंट। अच्छा, प्रेशर एनर्जी का फार्मूला कल निकाले थे, एच जी बराबर है Yes. प्रेशर एनर्जी का पी अपॉन रो, Rho काइनेटिक एनर्जी 1/2 v square. p square is equals to c, a constant. Getting please? Can I write this mathematical form of this statement? मुशीर, are you getting please? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। तो हम आज देख रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम, किसके ताल्लुक से शॉर्ट में बता देता हूं ताकि हम जल्दी से निकल सके। Bernoulli's theorem is regarding the total amount of energy associated with the moving liquid. अब आप अनम्यूट करके मुझे बताते रहिए मुशीर, बहते हुए माए के साथ कितने किस्म के एनर्जीज रहते कल देखे हमने? 3 रहते सर। 3, कौन कौन से? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी। तो ये लॉ, ये थ्योरम इन एनर्जी के ताल्लुक से है, एक बात याद रख दीजिए। ये लॉ बर्नौलीज नामी साइंटिस्ट ने 1738 में दिया। किसके ताल्लुक से है, किससे मुताल्लिक है? बहते हुए माए की लिक्विड, हाँ, लिक्विड की एनर्जी, बहते हुए लिक्विड के साथ एसोसिएटेड एनर्जी के ताल्लुक से है। क्या कहना है उस थ्योरम का? उस थ्योरम का ये कहना है कि टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट विदाउट एनी फ्रैक्शन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। मिसाल के तौर पर अगर इसको अगर मैं एलाबोरेट करके समझाना चाहूं तो फर्ज कीजिए कि 5 फीट पाइप है अपना, अब ये पाइप में से पानी बह रहा, समझ रहे मुशीर आप? जी सर। और पाइप में बहते वक्त उसको अगर किसी किस्म का यानी कि आइडियल कंडीशन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो पूरे के पूरे पाइप में 5 के 5 फीट पाइप में आप अगर बहते हुए माई की एनर्जी कहीं भी मालूम करें, जहां से दाखिल हो रहा वहां, उसके बाद 5 सेंटीमीटर में, फिर 10 सेंटीमीटर में, फिर जहां से निकल, पूरे 5 फीट के पाइप में किसी भी मुकाम पे जाके टोटल मास की अगर एनर्जी देखना चाहे, जो पानी बह रहा उसकी एनर्जी देखना चाहे तो कितनी मिलेंगी? सेम। समझ में आ रही बात मुशीर क्या बोल रहे? तो जी सर। कि अगर माए बह रहा है ऐसी जगह पे से या ऐसे पाइप में से या ऐसे ट्यूब में से जहां पर उसको फ्रैक्शन नहीं है, तो उसके साथ टोटल एनर्जी किसी भी मुकाम पर कितनी रहेंगी? माए की पर यूनिट मास एनर्जी कितनी रहेंगी? सेम रहेंगी। यानी कि तीनों एनर्जी का मजमुआ किसी भी मुकाम पे थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट बोले तो 5 के मिसाल के तौर पे 5 के 5 फीट पाइप में, 5 फीट एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, पूरे जितना भी है कहीं पर भी आप एनर्जी निकालो बहते हुए माए की, ए मुकाम पे निकालो, बी पे निकालो, सी पे निकालो, डी पे निकालो, उसकी पूरी लेंथ में कहीं पर भी एनर्जी कितनी रहेंगी? उसकी सेम रहेंगी। ये कौन बोल रहा है, किसका कहना है? ये बर्नौलीज। और यही कहना, यही स्टेटमेंट क्या कहलाता? बर्नौलीज थ्योरम। अच्छा, ये जो बर्नौलीज थ्योरम की जो लाल कलर में स्टेटमेंट है, इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखूं क्या? पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैन आई राइट लाइक दिस प्लीज? Yes. Yes. Now can I write this equation like this? तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कल देखे, एच जी, प्रेशर एनर्जी का देखे पी अपॉन रो, काइनेटिक एनर्जी का देखे 1/2 v square is equals to constant. Can I write like this मुशीर? जी सर। So what is this equation? एच जी प्लस पी अपॉन रो प्लस 1/2 v square is equal to c. It is nothing but it is बर्नौलीज थ्योरम। Yes, बर्नौलीज थ्योरम की, यानी कि इसको आप थ्योरम को तो ये थियोरेटिकल जो सेंटेंस है इसको थ्योरम बोले, और ये जो इक्वेशन आई है इसको यू कैन कॉल एज ए बर्नौलीज इक्वेशन। आर यू गेटिंग प्लीज? जी सर।
तो बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस पिरेशन एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ए लिक्विड मूविंग थ्रू आउट ए डिस्प्लेसमेंट विदाउट एनी फ्रिक्शन. इट इज कॉल्ड एज बर्नौलीज थ्योरम. आई अंडरस्टैंड प्लीज. अगर आपको कोई भी पूछे व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम, तो आप बगैर देखे के बोल सकते कि टोटल एनर्जी ऑफ ए मूविंग लिक्विड या पर टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड flowing from one point to the another point without any friction remain constant. Mathematical equation दो बोले तो G plus P upon Potential rho energy plus plus 1 half U square is equal to C, a constant. It is called as Bernoulli's equation. Theorem. Now here we are going to give this proof. In order to give the proof of this Bernoulli's theorem, let us consider a tube or a pipe. कल जैसा पकड़े थे ना, ऐसी फिगर कल देखे थे क्या? Yes, sir. Yeah, let us consider that this is a pipe having the two ends A1 and A2. Through this tube, liquid, incompressible liquid is moving. फर्ज करो कि एक पाइप है, इसमें से इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड मूव कर रहा, बहते वक्त माई की शक्ल या कौन सा फॉर्म में बह रहा उन्हें? इन स्ट्रीम लाइन. इसमें से पानी बह रहा, फर्ज करो. समझ रहा क्या मुशीर? जी सर. और बहते वक्त कैसा बह रहा, कौन से फॉर्म में? स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन में. यहाँ ये सिरे A1 है, ये सिरे A2 है. यहाँ पर सिरे A1 पर उसका प्रेशर P1 है, सिरे A2 पे प्रेशर समझो P2 है. यहाँ पर वेलोसिटी V1 है, यहाँ पर वेलोसिटी V2 है. पाइप रखते वक्त एकदम सीधा नहीं रखे, बल्कि थोड़ा सा ऐसा ढलान पर रखे. मतलब यहाँ पर A1 पर जो है तो हाइट कितनी है? H1 है. A2 पे हाइट कितनी है समझो? H2 है. यहाँ का एरिया स्मॉल A1 है, यहाँ का एरिया स्मॉल A2 है. यहाँ से पानी जा रहा, यहाँ से पानी निकल रहा. पानी जाते वक्त जो है तो अपने को ढकेलना पड़ता है कि नहीं? यानी कि यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा. जब हम पानी को डालते यानी कि मोटर खींचती है एक्सटर्नल वर्क से, तो यहाँ पर जो वर्क होता, अब जब पानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा क्या नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्क इज डन ऑन द लिक्विड. यहाँ पे जब प्रेशर से ढकेल रहे ना अपन, यानी इधर से डाल रहे इधर से निकाल रहे, तो डालते वक्त ढकेलना पड़ता ना. जी सर. तो यहाँ पर जो वर्क होगा, वर्क होगा कि नहीं ढकलेंगे बोले तो? जब अपन ऐसा करते, सही लेते देखो पंप में, तो क्या करते अपन ऐसा खींचते ना. जी सर. तो इसको क्या बोलेंगे? वर्क इज डन ऑन द लिक्विड. आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ेगा रईस सर के पेपर में. थर्मोडायनामिक्स में हुआ क्या? वर्क इज डन बाय द सब्सटेंस, वर्क इज डन ऑन द सब्सटेंस. पढ़े? समझ में आ रहा है कि आपको? वर्क इज डन ऑन द सब्सटेंस, वर्क इज डन बाय द सब्सटेंस. पढ़े तो जल्दी से बोलो यस और नो. मुशीर पढ़े सर. हाँ बागे मुशीर, गेटिंग प्लीज. जी सर. तो आप यहाँ पे जब यहाँ से पानी अंदर जाएगा तो यहाँ पे कौन सा वर्क होगा? वर्क इज डन ऑन लिक्विड, ऑन द लिक्विड. एट कब होगा वर्क? एट द टाइम ऑफ इंटरिंग इनटू A1 में दाखिल होते वक्त लिक्विड के ऊपर किया जाने वाला वर्क कितना रहेगा? वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है क्या नहीं? तो W1 बोलेंगे. क्या कितना रहेगा वो? यहाँ का एरिया, यहाँ की फोर्स बोले तो P1 V1 V1 क्या है ये? वर्क इज डन ऑन द लिक्विड एट द टाइम ऑफ इंटरिंग थ्रू, कहां पे? A1 पे जाते वक्त लिक्विड के ऊपर करा हुआ वर्क कितना रहेगा? वो वहां का प्रेशर, वहां का एरिया, वहां की वेलोसिटी, यानी कि P1 V1 A1. अब ये यहाँ से इतना पास होगा और काम बाहर निकल जाएगा इधर, तो यहाँ पर भी वर्क होगा. यहाँ पे वर्क कौन सा होगा? वर्क इज डन बाय द लिक्विड एट द टाइम ऑफ लीविंग A2. यहाँ पर इंटरिंग A1 और यहाँ पर लीविंग. इंटरिंग और लीविंग समझता ना? इंटरिंग बोले तो A1 में जाना और लीविंग बोले तो A2 से बाहर निकलना. तो जब उन्हें अंदर जाता तो उसके ऊपर वर्क किया जाता, यानी वर्क इज डन ऑन द लिक्विड at the time of entering A1, and that work is how much? W1. कितना? W1 is equals to A1, P1 A1 V1. और work is done by the liquid at the time of leaving A2. It is supposed W2, and it is how much? P2 A2 V2. बराबर है. This is equation
तो एक तरफ वर्क किया गया, एक तरफ वर्क हुआ, तो नेट वर्क कैसे निकालेंगे अपन? W, नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड, जितना उसके ऊपर किया गया, जितना उसने दिया, दोनों का डिफरेंस अगर निकाले तो टोटल नेट देना और लेना। ये मिसाल के तौर पे ये इनपुट या आउटपुट है क्या नहीं? ये इनपुट और इधर का आउटपुट। आउटपुट। तो दोनों का नेटवर्क अगर निकालने का तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? दोनों की तफरीक करना पड़ेगी, बराबर है क्या? नेट निकालने का तो in order to obtain the net work done on the liquid, let us obtain W is equal to W1 minus W2, यानी कि कितना W1 कितना है? P1 V1 A1 minus P2 A2 V2। लेकिन अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के तहत क्या बोलकर आए अभी कि पिछले आर्टिकल में कल कि अगर कहीं फ्रिक्शन नहीं है, कहीं फुटा हुआ करा हुआ नहीं है, तो इधर से जितना जाता उतना इधर रहता, बोले कि नहीं कल? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी? A1 V1 is equals to A2 V2। तो फिर वो हिसाब से ये A1 V1 is equals to A2 V2 बोले तो it is W1 is equal to minus W2 is equal to W, and this work done on the liquid contribute to the change in kinetic energy and the gravitational energy। लिहाजा चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी निकालने का अगर है E1 तो इट इज A1 V1 rho g H2 minus H1, क्योंकि A1 V1 तो कांस्टेंट हो गया ना भैया। अब रही प्रेशर, प्रेशर के वास्ते क्या है? दोनों का डिफरेंस, और वो रखा हुआ कैसा है? हाइट के हिसाब से रखा हुआ है। तो A1 V1 is equals to rho g H2 minus H1, ये कौन सी एनर्जी हो गई? ग्रेविटेशनल एनर्जी। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी कितनी होंगी? जो 1/2 V स्क्वायर रहती, लेकिन यहाँ पर 1/2 A1 V1 रो और ये V2 minus V1 स्क्वायर बराबर है। लेकिन टोटल वर्क किसकी जमा है? दोनों एनर्जी की, E1 प्लस E2। तो W को ऐसा लिखोगे फिर E1 प्लस E2। E1 कितना है? ये A1 V1 rho g H2 minus H1। बाजू में पेन कागज लेके बैठिए अब आप। तो W इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होता, लेकिन ये E1 प्लस E2 के हिसाब से P1 माइनस P2 और ये A1 V1 कांस्टेंट निकल गया, बराबर है। तो ये W इज इक्वल टू E1 प्लस E2 को ऐसा लिखोगे मैं P1 माइनस P2, क्योंकि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है ना। तो यहाँ से E1 V1 क्या निकल गया? मुश्तरिक कांस्टेंट। मुश्तरिक निकला ना। A1 V1 इज इक्वल सेम। हाँ सर। क्या हुई? P1 A1 V1 माइनस P2 A1 V1 बराबर है क्या? इज इक्वल टू दिस वन W1 प्लस W E1 प्लस E2। तो ऐसा लिखूंगी आप P1 माइनस P2 ब्रैकेट में A1 V1 इज इक्वल टू दिस वन A1 V1 रो जी H2 माइनस H1 प्लस E2 कितना? 1/2 A1 V1 रो। चलिए अब आपका नोटबुक निकालिए और इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा है क्या? ऐसा ले सकता मैं इसको P1 A1 V1 माइनस P2 A1 V1, ये ब्रैकेट खोल के ऐसा लिख सकता कि ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन योर नोटबुक। अगरचे कि हम ऑनलाइन है लेकिन बाजू में दिखना चाहिए। देखिए ये इक्वेशन मैं यहाँ पर लिखा हुआ एहतियाती के देख लीजिए। ये पहले खोले फिर ये A1 V1 मुश्तरिक होके कैंसिल हो गया इधर के A1 V1 से। यहाँ पे ऐसा आती ये इक्वेशन जहां पे मेरा कर्सर है वैसा आता। देखो बेटा आयान, नोटबुक है आपके आजू बाजू में, पेन है? मुशीश, नास, पठान, आयान, देखो ऐसी आती क्या? आ रहा ऐसा? यस नो बोलते रहिएगा। नास, मेरा कर्सर कहीं देखो। मुशीर, जी सर। मेरा कर्सर जो है उतना आ रहा आपका? कुछ नहीं करे अपन, ये जो पीछे की इक्वेशन है ना उसको खोले, खाली कैलकुलेशन कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे, नया कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्कूल का कैलकुलेशन है। आया कैसा? ये इक्वेशन जहां मेरा कर्सर है वो आ रहा क्या? प्लीज टेल मी। आ रहा नास? मुशीर बेटे आ रहा?
प्रेशर। तो ये ऐसा है बात, इसको ऐसा लिखूंगे वही ये आया कि ये जहां मेरा कर्सर है उतना आ गया आपको प्लीज। जी सर। अच्छा, ये कर्सर आने के बाद इसको ओपन करके ऐसा लिखूंगे, ये अंदर जरब दिए तो ऐसा आएगा क्या जहां मेरा कर्सर है अब? जी सर। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, तुम अगर पूरे इक्वेशन को देखे तो देखो इधर है P1 माइनस P2, इधर रो जी तो कांस्टेंट है लेकिन बाकी के क्या है H1 H2 V1 V2 ऐसा है क्या? अच्छा, जी H1 सर। क्या थी जी? हाइट। हाइट एट A1, H2 हाइट एट A2 A2, V2 वेलोसिटी एट A2, A1 V2 V1 वेलोसिटी एट A2 V1, यानी कि कुछ कांस्टेंट A1 के है, कुछ कांस्टेंट A2। A2 के है। अच्छा, मैं इसको ऐसा, अच्छा ये ऐसा आ गया कि इस टाइप में आ गया आपको? जी सर, मल्टीप्लाई करें। हाँ, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा आ गया। ये P1 माइनस P2 अगर खोल दें आप, ये जो P1 माइनस P2 है ना, इसको भी अपन ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, P1 माइनस P2। अपन क्या करेंगे, P1 का P1 A1 V1 H1 पूरा एक साइड को ला लेंगे, P1 के कांस्टेंट लेफ्ट को लेंगे, P2 के कांस्टेंट राइट को ले जाएंगे। क्या होगा जी, ऐसा होगा क्या? P1 प्लस ये H1 इधर लाने का, इसके साथ क्या लगा हुआ है H1 के साथ? इधर देखो मेरी तरफ, माइनस रो जी, तो ये माइनस साइन है तो इधर आते वक्त कैसी हो जाएंगी? प्लस। तो ऐसा करूंगे P1 ये इधर आया बोल के प्लस रो जी H1 हुआ क्या? जी सर। प्लस V1 भी लाने का मेरे को, V1 स्क्वायर, फिर ये इन्हें माइनस था इधर आके प्लस हो गया, क्या बन गया है? 1/2 रो V1 स्क्वायर। अच्छा, अब A2 के पूरे एक साइड को लेंगे, यहाँ का P2 उठा के इधर लाता हूं मैं, ये P2 इधर माइनस था इधर आके क्या हो गया प्लस। तो अब इधर P2 रो 2 G H2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर बराबर है क्या? ऐसा जी हुआ सर। क्या? अच्छा, ये क्या है जी इधर का? व्हाट इज P1? प्रेशर ऑफ एट पॉइंट व्हाट इज A1। दिस? हाइट। ने खाली H1 हाइट हो गई, लेकिन इतना पूरा क्या है ये? जाओ पीछे इक्वेशन में, ग्रेविटेशन सर। ग्रेविटेशन यानी कि इट इज द प्रेशर एनर्जी, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी जो कि ग्रेविटेशनल एनर्जी के बराबर है क्या? हाँ। और ये क्या है? प्रेशर। हाँ, ये पोटेंशियल। टर्म क्या है? पोटेंशियल। ये देखो बेटे, ये प्रेशर एनर्जी, हाँ। ग्रेविटेशनल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो ये पूरी टर्म क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जमा प्रेशर एनर्जी जमा पोटेंशियल एनर्जी जमा काइनेटिक एनर्जी इक्वल कहां टू पे? कांस्टेंट कहां पर? A1 A1 पे। इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या? P2 P2 क्या है? प्रेशर एनर्जी प्रेशर। एट A2। ये क्या है? पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल एनर्जी एट A2। ये क्या है? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी एट A2। A2 यानी कि ये तीनों एनर्जी की जमा A2 पे, ये तीनों एनर्जी की जमा A1। दोनों बराबर है कि नहीं? जी सर। इसको मैं शार्ट में ऐसा लिखूंगा, यहां से मैं क्या करता हूँ, रो को जो है तो मुश्तरिक निकाल के जरा तकसीम कर देता हूँ, ये ऐसी बनती कि V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GH1 प्लस P1 अपॉन रो बनेगा क्या? ये रो से मैंने जरब दिया, सबको तकसीम तकसीम करा, ये गया यहाँ पे ये आया, होता क्या ऐसा? जी सर। इधर भी मैं ऐसा करूं तो ऐसा होता क्या? Yes. होता जी क्या सर। ऐसा? हाँ, क्या है ये अब? काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? ये क्या है मुशीर? आवाज नहीं आ रही सर, बराबर है। अब आ रही क्या? आर यू गेटिंग नाउ? अब आ रही आवाज? आर यू जी गेटिंग सर। मी प्लीज? अब आ रही क्या आवाज? आर यू गेटिंग मी नाउ? अब आवाज आ रही है आपको?
आर यू गेटिंग मी नाउ? नहीं सर। आवाज आ रही है आप? अब आ रही? आभारी सर। चलिए, परफेक्ट। हाँ, तो ये ऐसा होगा क्या? ये क्या हुआ? ये V2/2 प्लस GH, ये क्या है? ये पूरा A1 A1 पे टोटल एनर्जी, ये इट इज A2 पे एग्जैक्टली टोटल इक्वल टू, एनर्जी। इसको फिर मैं ऐसा लिखूंगा डायरेक्ट V/2 प्लस GS प्लस P1 रोड इज इक्वल टू एनर्जी। ये क्या है जी? ये जो मैंने लिखा है ऐसा लिख सकता था कि इसको मैं, कैन आई राइट लाइक दिस मुशीर? जी Can I सर। write like this? Are you getting me please? यस सर। ये क्या हुआ? ये टोटल एनर्जी इज कैसी है? कांस्टेंट। और व्हाट इज दिस? बर्नौलीज इक्वेशन। इट इज द बर्नौलीज इक्वेशन। हैव यू गॉट द प्रूफ? निकाल, प्रूफ दे दिया हमने। जी सर। अब इसको वहां हो गया प्रूफ। इसको और अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को जी से डिवाइड करें तो ये इक्वेशन ऐसी बनेगी, V²/2G प्लस H इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन V²/2G रिप्रेजेंट द वेलोसिटी हेड। ये जो है ना ये टर्म, इसको क्या नाम से पुकारते हैं? आ रही आवाज? आर यू गेटिंग मी प्लीज? इट इज वेलोसिटी। H रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल हेड और P²/Z इट रिप्रेजेंट द प्रेशर हेड। याद रखिए, इसमें ये क्या है? वेलोसिटी हेड है। ये क्या है? ग्रेविटेशनल। और ये क्या है? प्रेशर। प्रेशर। अगर पाइप समझो ऐसा थोड़ा सा जो इंक्लेशन करके रखे थे ना अपने, ऐसा ऐसा रखने के बाद बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखे होते तो क्या हुआ होता जी? अभी पाइप कैसा रखा हुआ था? अच्छा, वर्क डन नहीं लगा होता था? हाँ, वर्क डन नहीं लगा होता था ना? हाँ, वर्क डन तो लगा होता, इधर से इधर तो लगा होता ना वर्क डन। लेकिन पानी, क्योंकि पानी अंदर डालना है बोले तो फोर्स तो है किधर ना किधर से, लेकिन हाइट कांस्टेंट रही होती। जी सर। H1 इधर वाली की ऐसे यूं रखने से क्या हुआ? इधर वाली की हाइट हॉरिजॉन्टल के साथ H1 हुई, इधर की H2 हुई थी ना ऐसा रखने से। लेकिन अगर ऐसा रख दिया तो हाइट दोनों की सेम रहेंगी कि नहीं? हॉरिजॉन्टल से कितनी रहेंगी हाइट? सपोज H, जब हाइट अगर सेम रहेंगी तो ऊपर की इक्वेशन कैसी बनेगी? V²/2 प्लस P/H इज इक्वल P/ρ इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि वहां प्रेशर, हाइट एनर्जी का, ग्रेविटेशनल एनर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। लिहाजा खाली दो एनर्जी का मजमू रहेगा, दैट इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू, ये इक्वेशन के हिसाब से ये 0 हो जाएगा। ये और ये दोनों रहेंगे और इट इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट। और जिस वक्त प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, जब एनर्जी निकलेगी उस वक्त हम क्या बोलेंगे? प्रेशर इज कॉल्ड एज स्टैटिक प्रेशर। उस वक्त प्रेशर कैसा रहेगा? स्टैटिक प्रेशर। और यहाँ पर 1/2 ρV², इट इज कॉल्ड एज डायनामिक प्रेशर। इफ द फ्लूइड इज फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली, gravitational head H is can be given by this equation like this, and therefore total energy at that time is also remain constant. And this is the proof of which theorem? Bernoulli's. Bernoulli's theorem. Have you understand statement and proof? Yes sir. Now after having seen the proof, the next one is the application of the Bernoulli's theorem. पहला application है उसका law of hydrostatic pressure. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसको बोलते सुन लीजिए। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये लिक्विड देता कहां पर? इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जब वो बहते रहता ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी फोर्स की वजह से जब पानी बहता ना, यानी कि कुछ हाइट पर अगर बह रहा पानी और नीचे उसको ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी अपनी तरफ खींच रही, तो उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता लिक्विड, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसको बोलते सुन लीजिए। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। कौन देता ये प्रेशर? ये प्रेशर कौन देता? दिस प्रेशर इज गिवन बाय, दिस प्रेशर इज गिवन बाय कौन? आवाज आ रही मुशीर? जी सर। This pressure is exerted by the liquid at equilibrium at a given point when the liquid is flowing due to the force of gravity. It is called as hydrostatic pressure.
This pressure is in proportion to the depth measured from the surface because increasing the weight of a liquid exerting the downward force from the above. वो समझने के वास्ते फर्ज करो कि ये कंटेनर है, ये कंटेनर में पानी या कुछ एक लिक्विड भरा हुआ है. लेट ए बी द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द, ए ऊपर का पॉइंट है, बी नीचे का पॉइंट है. तो ये जो ऊपर का पॉइंट है कहां पर है? ए पॉइंट कहां है? ऊपर है कि नीचे है? गर्ल्स तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? आपको आ रही? हमारी ना सर मैं पूछ रहा हूं आपको कि ए बी ए पॉइंट ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट द डिस्टेंस ऑफ या एट द हाइट ऑफ h1 प्लस h. यहां से यहां तक का फासला h है फर्ज करो, और हॉरिजॉन्टल से यानी कि बॉटम से यहां का फासला h1 है. तो ए कितनी दूरी पर है? h1 प्लस H. कहां से? फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस. At the surface of the liquid pressure is atmospheric pressure PTM. Another point is considered at B, जो कि कितने फासले पर है ग्राउंड सरफेस से? H1. H1 पर. तो अब ये दोनों पॉइंट के ऊपर अगर हम बर्नौलीज थ्योरम लागू करें तो बर्नौलीज थ्योरम तो क्या बोलता कि यहाँ पे हाइट, किसी भी हाइट के ऊपर टोटल एनर्जी कैसी रहना? टोटल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट, isn't it? Therefore P upon, तो लिहाजा क्या होगा? यहाँ पर एनर्जी कितनी है? Pa अपॉन A प्लस H अपॉन A प्लस 1/2 V स्क्वायर बराबर है क्या? ये क्या है? ये मेरा कर्सर दिख रहा बेटे आपको? जी सर. ये क्या है? ये टोटल प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. Kinetic energy. A पे. ये क्या है? प्रेशर एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एक्जेक्ट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट. जी सर. कौन बोला है ऐसा? बर्नौलीज. ठीक है. लिहाजा वो हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर तो सिंस द लिक्विड इज नॉट फ्लोइंग, यहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा क्या? फ्लो लिक्विड तो किसके अंदर रखा हुआ है? एक कंटेनर के अंदर. तो वैसी सूरत में Va इज इक्वल टू Vb इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट A, यानी कि Pa इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वहां पे Ha इज इक्वल टू H प्लस H1. लिहाजा एट पॉइंट B P इज इक्वल टू Pb एंड HB इज इक्वल टू H1. लिहाजा वो हिसाब से देखें तो इक्वेशन नंबर 3 कैसी बन जाएंगी? P एटमॉस्फेरिक लेना पड़ेगा ना अपने को, प्लस G H1 प्लस H1 प्लस 0 दिस वन. लेकिन इसके बाद भी अगर हम देखें तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दिस वन. दिस शोज दैट प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेस एट द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस. यानी कि ये इक्वेशन को जब हम एक रुके हुए पानी के अंदर जो किसी बर्नल में या किसी वेसल में या किसी टैंक में रखा हुआ है तो उस वक्त प्रेशर कितना देखते हैं हम? प्रेशर कितना रहता है उस वक्त? The pressure inside the liquid increases at the depth of the liquid increases from the liquid surface. यानी जितना डेप्थ बढ़ेंगे, जितना अंदर 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 जाएगा उतना उतना प्रेशर बढ़ेगा. अपन समझ देंगे ना, छोटा अगर रहा तालाब, छोटे से कुएं में तैरना अलग, बड़े जो है तो तालाब में ठहरना अलग, और उसके ऊपर समंदर में तैरना अलग. क्या फर्क रहता जी? क्या होता वहां पे? जितना ज्यादा गहरा रहेगा, डेप्थ जितनी ज्यादा रहेगी उतना प्रेशर इंक्रीज होता बढ़ता. तो ये यहाँ पर भी हमने बता दिया, जो कि बर्नौलीज थ्योरम से हमने प्रूव करे, जो कि क्या बताता? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कि दिस शोज दैट प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेस एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड. जैसा जैसा डेप्थ बढ़ेगी वैसा वैसा लिक्विड के अंदर प्रेशर भी बढ़ेगा और इंक्रीज होगा. और यही जो है तो स्टेटमेंट और यही सेंटेंस जो हमने यहाँ से बताया, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. कहां से प्रूव करे अपन ने? ये कहां से स्टडी करे इसकी? बर्नौलीज थ्योरम. फिल्टर पंप सुनेंगे? ये फिल्टर पंप. जी सर. हाँ, ये फिल्टर पंप के अंदर भी बर्नौलीज थ्योरम इस्तेमाल करते हैं. दिस पंप इज यूज्ड टू जनरेट द पार्शियल वैक्यूम इन लेबोरेटरीज. दिस प्रेशर कंसिस्ट ऑफ आउटर इनक्लोजर. देख लीजिए किसका बना हुआ रहता है. इट इज कंसिस्ट ऑफ आउटर इनक्लोजर बी, ये बड़ा ऊपर से ये पंप है ये, इन विच देयर इज ए ट्यूब. दिख रहा है क्या? आउटर ट्यूब डाले अंदर. दिस ट्यूब ए इज कनेक्टेड inside the ending with jet. Another tube is connected to the other end at its sink is at the sink. T is connected at the center of the enclosure. यहाँ पे, isn't it? If the water is forced
into the tube. यहाँ से पानी अंदर डालेंगे, समझ रहे, कंस्ट्रक्शन समझ रहा। ऐसा एक दो टैंक है, इसके अंदर ये ट्यूब है, यहाँ पर ये हवा के वास्ते एयर ट्यूब है और नीचे ये सिंक है, यहाँ से पानी अंदर डालने का। इफ द वाटर इज फोर्स्ड इनटू द ट्यूब ड्यू टू स्मॉल ओपनिंग एट J, वाटर इज कम्बाइंड आउट विद वेरी हाई वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू, कहां डाल, यहाँ से पानी डालेंगे तो किधर रहेगा जी, वो नीचे। नीचे की तरफ आएगा, और जब आएगा तो उसको प्रेशर रहेगा क्योंकि वो हाइट से उतर रहा नीचे। And therefore, according to Bernoulli's theorem, as the velocity increases, pressure is reduced at that point and air gets sucked through T inside the chamber, and in this way, pressure in the vessel is reduced to a just little above vapor pressure of water in very short time, and as a result of this, क्या होगा, इसका प्रेशर जो है तो नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा, और ये यहाँ पर भी बर्नौलीज थ्योरम है। आगे समझ में बात। लिहाजा बर्नौलीज थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और दूसरा फिल्टर पंप। तो एमसीक्यू में पूछ सकता हो, फिल्टर पंप इज यूज्ड इन, या फिल्टर पंप इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, तो आपने क्या लिखना, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, वैक्यूम। वैक्यूम। और एक एमसीक्यू पूछ सकता, इन द फिल्टर पंप विच थ्योरम इज यूज्ड, या filter pump is act on the principle of Bernoulli's theorem. जी सर। The hydrostatic pressure can be shown by using dash principle. ऐसा भी पूछ सकता कि in case of hydrostatic pressure dash has application. ऐसा भी पूछ सकता कि Bernoulli's theorem has its application on नंबर 1 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नन ऑफ दिस। तो आपको क्या समझना चाहिए कि बर्नौलीज थ्योरम अपना एप्लीकेशन किसको रखता, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। So these are the two applications of the Bernoulli's theorem, and this Bernoulli's theorem is related to what? To the total amount of energy flowing through a liquid, and total energy of the liquid remain constant. So with this one we shall stop here today, because at 11:30 there is a one prize distribution ceremony of Siratul Nabi program at our college. You are also requested to attend that lecture. So we shall stop here. Remaining thing we shall see in the next period, that is on Monday. ठीक है? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग टेस्ट दे दीजिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।